नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अस्वस्थता के कारण पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे वादा किया था कि इस चुनाव पर हफ्ते में 4-5 वीडियोस मैं रेगुलर करूंगा, वो नहीं कर सका। वैसे मैंने टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन सिम्टम्स ऐसे ही थे जैसे आजकल आम है। वैक्सीन लगी हुई है, बूस्टर का इंतजार है, अभी मेरा नंबर नहीं आया है। लेकिन समहाउ कुछ ऐसी परेशानी नहीं हुई। 2 दिन जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसा मैंने फॉलो किया, दवाई ली और अब मैं स्वस्थ हूँ। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अपने पुराने मित्र और हम लोगों के कार्यक्रमों में अनवरत मिलने वाले राजू शर्मा जी से, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, आप लोग जानते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, उनसे आज हम चुनाव की एक अलग हट के दूसरी बात करेंगे, जो रेगुलर रिपोर्टिंग से, क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे फील्ड में हैं और रिपोर्ट्स कर रहे हैं, आप उनके वीडियोस देख ही रहे होंगे। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर। इस पर बात नहीं हो पाई है उतनी, वैसे टुकड़ों टुकड़ों में बहुत जगह कई पोर्टल्स ने और कई अखबारों ने उस पर कुछ स्टोरीज की हैं, जिनका हमने भी हवाला लिया है इस कार्यक्रम के लिए, और उनके जो ग्राफिक्स हैं कुछ हम बना के आपको इस कार्यक्रम में एडिटिंग करते समय लगा देंगे। तो राजू शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग इस बेहतर ठंड के बाद आज कुछ धूप वूप निकली है, अच्छा दिन है, तो आपका स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं जिस विषय पर हम लोगों को बात करनी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, क्योंकि बहुत सारा प्रचार है और बहुत सारा शोर शराबा है, उसमें ये नहीं पता कि पिछले 5 सालों में हम कहाँ पहुंचे, क्योंकि सरकारी दावों का तरीका ऐसा हो गया है कि उसमें समझ में नहीं आता कि सचमुच में हम विकसित हो रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप बेरोजगारी वगैरह के आंकड़े जो बहुत मुश्किल से नीति आयोग से निकल के आते हैं उनको देखते हैं तो एकदम हताशा होती है, डर जाता है आदमी। जब आप महंगाई और मूल्य सूचकांक वगैरह को देखते हैं तो आप परेशान होते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन कुछ सड़कें वड़कें बनती रहती हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल काम होते भी रहते हैं, और उनको जोर से प्रचार करके सरकार आपके सामने रख देती है या कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिनको कभी पुष्ट नहीं करती। मसलन उत्तर प्रदेश में कहा गया कि इस कार्यकाल के दौरान 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन न सदन में न कहीं बाहर ये आंकड़ा, ये लिस्ट कभी नहीं आई कि वो 4 लाख लोग कौन है और उन्हें कौन सा रोजगार दिया गया। ऐसे ही कहा गया कि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं या बन गए हैं और हम बहुत ऐतिहासिक तरक्की कर रहे हैं, और ये भी कहा गया कि दुनिया हमसे सीख रही है, हार्वर्ड हमारी तारीफ कर रहा है वगैरह वगैरह। उन सब चीजों में बहुत सारी प्रोग्राम्स में हम लोग उनके बारे में जो सच्चाइयां हैं रख चुके हैं। तो इसे मैं और बड़ी भूमिका को यहीं काटते हुए सीधे माइक आपको देता हूँ। बताइए कि क्या है हाल हमारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हाल क्या है पिछले 5 सालों में। धन्यवाद शीतल जी और नमस्कार। बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप अब स्वस्थ दिख रहे हैं और खुश भी दिख रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। हम अगर सीधे सीधे आंकड़ों पर आए तो हम 3 या 4 चीजों की बात कर सकते हैं जो कि तरीके होते हैं अर्थव्यवस्था को का आकलन करने में। पहली होती है कि ग्रोथ, जीडीपी जिसे हम कहते हैं, सकल आय, उसकी उसकी क्या स्थिति रही 4 साल में, वो बढ़ी कि घटी कि एक सी रही, कि क्या परफॉर्मेंस रही। दूसरी हम बात कर सकते हैं रोजगार और बेरोजगारी की, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी है और ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तीसरी हम बात कर सकते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की, जो कि एक हमेशा जीवंत विषय रहता है और हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम अगर शुरू करें जीडीपी से, तो जीडीपी में श्रीमान मोदी जी और योगी जी या जितने भी जो केंद्रीय सरकार के भाजपा के लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमने डबल कर दी जीडीपी 4 साल में, और वो पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन है। लेकिन आप कोई भी ग्राफ जीडीपी का देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो
ग्रोथ है जीडीपी की पिछले 4 साल में, वो 1.95 2% रही है, जबकि वही ग्रोथ 2012 से 2017 में 6.9% थी। तो आप समझें कि वो कम से कम 1/3 से भी कम हो गई है, मतलब अच्छी खासी गिरावट जीडीपी में आई है। जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश की देश की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले आधी है, और उसमें बढ़ोतरी केवल 0.4% की हुई है। मतलब आय लगभग 5 साल में जहां थी वहीं की वहीं रह गई। तो ये तो स्थिति है जीडीपी की, जबकि सरकार कहती है कि हम प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार कहती है हम 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं, हमारे पास न जाने कितने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ गए हैं। इसमें और इसमें वो एक हाँ सवाल जी मैं डाल, अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में, बल्कि कल ही तो आया है, रिपोर्ट तो ये सार्वजनिक है, उसमें यह है कि हमारी जो आय 5 सालों में बढ़ी है देश की, उसका बंटवारा बहुत अनइवन है। जो नीचे के 20% है उनकी आय तो आधी हो गई है, क्योंकि आपने जो बताया वो सकल आय का आंकड़ा है पूरे जी प्रदेश की। जी लेकिन जब उसका हम और वर्गीकरण करते हैं तो पाते हैं कि जो सबसे नीचे के लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, उनका तो 20% लोगों की आय आधी हो गई, वो एकदम बिल्कुल खाने को मोहताज वाली हालत में है। अगर ये बीमारी की वजह से जो अन्न उनको दिया जा रहा है वो ना हो तो उनकी मृत्यु हो जाए, वो इस दशा में है। उससे जो ऊपर वाले 20% है उनका करीब 30-35% नुकसान हुआ है आय में। और जो जी सबसे ऊपर के 20% है उनके पास आय का मैक्सिमम हिस्सा गया है। और हम जानते हैं कि उस 20% में भी फिर 1% हो जाता है, फिर 1% में भी कुछ दशमलव हो जाता है जिनके पास सबसे ज्यादा गया है। यानी इसका जो भी आय हुई है उसका केंद्रीकरण भी बहुत है और अनइवननेस बहुत है। इसको भी जरा सा जी समझाइए जी। ये हाँ, ये आप जो बात कर रहे हैं इसको अर्थशास्त्री के शेप्ड के, कोलकाता का के जो होता है, जिसमें जी एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, 2 रेखाएं, जी उसको रिकवरी के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। कि जो है, जो ऊपर का वर्ग है, जी टॉप 10% का वर्ग है, वो तो लगातार बेहतर करता जा रहा है। जितनी आपकी कंपनियां हैं, रेगुलर कंपनियां हैं, हम्म, लिस्टेड कंपनियां हैं, उनकी प्रॉफिट इस समय रिकॉर्ड प्रॉफिट वो पिछले 2 साल में कमाई है। जी और जो हमारे बिलियनर्स हैं हिंदुस्तान के, विशेष रूप से जो सबसे बड़े 2 बिलियनर्स हैं, उनके जो वेल्थ है और उनकी इनकम है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जी और जो सबसे नीचे के 50% है और उससे भी ज्यादा सबसे नीचे के 20-30% है, उनकी आय आधी हो गई है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तमाम सर्वे और तमाम जो देखने को मिलता है, जो भी फील्ड में जाते हैं, और जो कि अभी देखने को मिलेगा जब हम बेरोजगारी या रोजगार की बात करेंगे उसके आंकड़ों को देखकर, तो वो बिल्कुल सही है। और वो पूरे देश पर लागू है। उत्तर प्रदेश पे और भी विकट रूप में लागू है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आय पहले से ही आधी थी नेशनल एवरेज की। तो अब जो कोविड की वजह से जो मार पड़ी अर्थव्यवस्था को, और उससे पहले नोटबंदी से जो मार पड़ी और जीएसटी से जो मार पड़ी, लगातार जो मार पड़ती आ रही है 2016 से, या आप कह सकते हैं कि मोदी जी के आगमन के 1 साल बाद से, वो मार एक के बाद एक बड़े बड़े जो भयानक निर्णय सरकार ने लिए, नोटबंदी जिसमें प्रमुख है, उसके बाद जो लॉकडाउन 2020 में किया गया एकदम से 2 घंटे के और 4 घंटे के अवधि पर, जो आपने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सड़कों पर चलते हुए अपने घर पहुंचते हुए देखा, ये त्रासद तस्वीरें, और उसके बाद जो गंगा में आपको कोविड के शव बहते हुए दिखे, और जो शवदाह गृह की जो स्थितियां दिखी, कतारों में लगी हुई लाशें दिखी सड़कों पर, वो ऐसी तस्वीरें हैं जो कि एक असलियत का बयान कर रही हैं। और वो अजीब तरह की जो एक चकाचौंध की जो प्रचारित राजनीति को सत्ता ने
बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, उसके अधीन मैं देख रहा हूं कि लगभग विस्मृत किस्म की हो गई है। तो पिछले कोविड की वजह से रैलियां वगैरह बैन हुई, सभाएं बैन हुई। उससे पहले आपने देखा कि श्रीमान मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने हजारों हजारों करोड़ के नए नए शिलान्यास किए, मेडिकल कॉलेज और जेवर एयरपोर्ट और खास तौर से एक्सप्रेसवे और हाईवे। ये जो चीजें हैं, ये अनवरत देश में हाईवे की डेवलपमेंट, पोर्ट्स की डेवलपमेंट, एयरपोर्ट की डेवलपमेंट, ये प्रोग्रेस जो है 2000 से देश में लगातार एक गति पर चल रही है। और मायावती जी के समय में भी, अखिलेश यादव के समय में भी एक्सप्रेसवे बने थे। उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में, जो मुख्य सड़कें होती है उसके मामले में पिछड़ा था दक्षिण के मुकाबले, तो वो होना ही था कि यहाँ पर उसका प्रयास होगा। अगर आप राजस्थान जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर एक्सप्रेसवे और हाईवे वहां बने हैं, लेकिन उसका ये नहीं है कि रोज उसके ढोल बाजे पीटे जाते हैं या अशोक गहलोत खड़े होकर रोज ही अपने हाईवे की तस्वीरें ही दिखाते रहते हैं। तो ये कुछ चकाचौंध की तस्वीरें डालकर और बड़ी बड़ी सभाएं करके ऐसा आभास देने का प्रयास किया गया है कि सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल सब इसलिए नहीं है कि इसी सत्ता को बाध्य होना पड़ा कि वो जो छोटी छोटी थैलियों में अपनी तस्वीर लगाकर कुछ अनाज और कुछ पता नहीं कुछ और चना मुरमुरा था या पता नहीं क्या था, वो जो लोगों में बांटा गया वेलफेयर दिखाने के लिए। तो वेलफेयर का अर्थ अगर ये सूचित किया जा रहा है कि वो एक भीख नागरिक को देने की तरह है, और नागरिक अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करे या उसको लगे कि कृतज्ञता उसको महसूस हो कि भाई मैं कम से कम मेरी स्थिति ऐसी है कि आधे पेट हूँ, नहीं तो मैं पूरा ही भुखमरी के कगार पे आ जाता, कम से कम 4 दाने तो मिले हैं। तो ये लोकतंत्र के मूल्य नहीं है। अब हम आते हैं बात साफ होगी अगर हम बेरोजगारी की बात करें। जी। बेरोजगारी और रोजगार के बारे में सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और जबरदस्त मिथ्या प्रचार किया। मिथ्या प्रचार ये किया उन्होंने, और काफी चालाक किस्म का मिथ्या प्रचार था। उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, ये 17% होती थी 4 साल पहले, और ये अभी घटकर 4% हो गई। तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमने 1/4 कर दी, रोजगार दिया। अब इसमें पेच जो जनता को, हमारे आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या होती है और एम्प्लॉयमेंट की रेट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ये होती है कि कुल लोग जो बेरोजगार हैं बनिस्बत उनके जो रोजगार के बाजार में खड़े हैं। मतलब अगर 100 आदमी रोजगार के बाजार में आए, काम की तलाश में अपने आप को खड़ा किया हुआ है उन्होंने, और उसमें से 8 लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट कही जाए। असलियत क्या है? असलियत ये है कि इतनी बेहाली पैदा हो गई है पिछले 2014 के बाद से, 15-17 के बाद से, और वो बेहाली इस हद तक बढ़ी है पिछले 2 सालों में, और श्रीमान योगी जी के और मोदी जी के कार्यकाल में 2017 से 2021 में, कि बहुत सारे लोग अब रोजगार के बाजार में आ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने गिव अप कर दिया है। वो जैसे कहते हैं, जैसे उन्होंने समाज छोड़ दिया है। वो न जाने भिक्षुक बन गए हैं या वो अपने घर ही पे बैठ गए हैं। वो इतने लाचार महसूस हो गए हैं कि उन्होंने रोजगार ढूंढना या रोजगार तलाशना या उसकी कतार में अपने आप को शामिल करना छोड़ दिया है। आंकड़े क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लेबर फोर्स LFPR, मतलब कितना लेबर, जो लोग वर्किंग एज की पॉपुलेशन में हैं, 18 से 50 साल या जो भी साल है, जो काम कर सकने की स्थिति में उसकी एक जनसंख्या है जी। उसमें से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में, पार्टिसिपेशन रेट क्या है।
वो 45% से 35% पे आ गया। 10% का गिरावट आई है। 10% लोग, ये महत्वपूर्ण जी 10% लोग जो है वो लाचार होकर मैदानी छोड़ के चले गए। वो न काम की तलाश करते हैं, वो घर बैठे हैं, वो न जाने क्या कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बनिस्बत एक होती है एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट ये बताती है कि कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है उसका कितना प्रतिशत जो है एम्प्लॉयड है। ये जो है उत्तर प्रदेश में 38.4% से 33% पे आ गया, 5% गिरा है। अब आप संख्या के करोड़ों और लाखों के उसमें मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की स्थिति कि अब उत्तर प्रदेश की वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है, जो लोग काम वाली उम्र में है, मतलब काम कर सकने वाली उम्र में है, उन 2017 और 2021 के बीच में उनकी संख्या 15 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हुई। मतलब 2 करोड़ ज्यादा लोग मार्केट में या ऐसे हो गए जिनको रोजगार काम कर चाहिए सकते था। हैं। जी हाँ, जो रोजगार ले सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रोजगार मतलब काम कर रहे हैं वो केवल जितने थे 5.57 करोड़ उतने के उतने ही रह गए। मतलब 2 करोड़ लोग एडिशनल आए, उनको उनके लिए काम जो रोजगार पहले था वो उतना ही रोजगार रह गया। सरकार ने शुरू में कहा था जब मोदी जी आए थे चुनाव जीतकर कि हम 5 करोड़ या 10 करोड़ पता नहीं कितने लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को इसके हिसाब से, हाँ इसके हिसाब से पिछले 4 साल में एक भी अतिरिक्त व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया, जबकि 2 करोड़ उनकी संख्या में इजाफा हो गया। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 38% से गिरकर 33% आ गई। और इसका और भी गंभीर एक जो पॉइंट है, बिंदु है, वो ये है कि अर्बन जो शहरी युवक है उसमें अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की दशा देखेंगे तो जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ता है, 10वीं पास, फिर 10वीं के बाद ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट, फिर प्रोफेशनल डिग्री, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रतिशत, बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ता जाता है, वो 50% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब जो पढ़ा लिखा युवक है, जो काबिल युवक है, ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, जिसके परिवार ने पैसे खर्च करके बच्चे को पढ़ाया है, वहां बेरोजगारी की इंतहा वो 50%, 60%, 30%, 40% तक है उत्तर प्रदेश में आज की हालत में। तो ये आपके आंकड़े मैंने आपको रोजगार के उनके उत्तर प्रदेश की जो अचीवमेंट है उसके बारे में बता दिया जी। अब इसके बाद 2 चीजें रह जाती हैं जी। पहली चीज रह जाती है महंगाई जी। वो कहते हैं कि जी हमने तो बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, तो उसमें एक छोटा सा ही आंकड़ा है कि 2.4% से महंगाई बढ़ के 6.1%, मतलब करीब करीब तिगुनी 4 साल में हो गई जी। आखिरी चीज जिस पर हम आते हैं वो आते हैं कि सरकार ने कितना उधार लिया हुआ, उसका जो बजट है उसमें उधारी की क्या स्थिति है जी जी। उत्तर प्रदेश में 2016-17 में जो डेट थी, जो मतलब उधार था, सरकार ने जो कर्ज लिया हुआ था जी, उसकी मात्रा 4.7 लाख करोड़ थी। 4.7 लाख करोड़ ठीक। वो 2020-21 में बढ़कर 6.6 लाख करोड़ हो गई है। 6.6 लाख करोड़ जी, 40% बढ़ी है। अच्छा, कर्ज 40% बढ़ा है जी। और जो प्रति व्यक्ति उधारी है जी, ये सत्ता ने तो प्रॉमिस किया था कि 15 लाख जो है हम हर खाते में देंगे जी। इसके विपरीत जो हर व्यक्ति के ऊपर सरकार की उधारी है, कर्ज की उधारी है, वो 21,000 रुपए होती थी
4 साल पहले वो बढ़कर 28,000 रुपए से ज्यादा हो गई। ओ, ठीक है। विडंबना एक और है इसमें कि जी, एक तरफ तो इतना सारा आपने कर्ज ले लिया, ये वो कर्ज है जो कमर्शियल कर्ज है, ये बैंकों से और बोरोइंग से लिया गया है। बड़े मतलब उसमें जो इंटरेस्ट का रेट है वो अच्छा खासा है, अच्छा, मार्केट बोरोइंग है। जी जी लेकिन इसके विपरीत भाई, आप कर्ज लेते हो तो आप विकास के कार्यक्रमों में खर्च करने के लिए लेते हो ना। जी, इसके विपरीत कर्ज तो इतना ले लिया, लेकिन अजीब बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में बजट का पैसा खर्च ही नहीं हुआ। ओ, सरप्लस बजट उत्तर प्रदेश का रहा है। इसका मतलब जितना उन्होंने बजट में पैसा खर्च करने के लिए रखा हम्म, वो बचा रह गया और आपका सरप्लस हो गया। और अगर हम दो ही आंकड़े देखें, एक सेकंड, एक शिक, सेकंड, शिक, एक सेकंड सर। ये जो जी बजट में एलोकेटेड पैसा खर्च न कर पाना होता है, इसका इस रोग की वजह क्या है? अकर्मण्यता या कोई और बीमारी या जी करप्शन? क्या, किन वजहों से ऐसा होता है? भाई, इसके दो ही, या तो सरकार बड़ी निकम्मी है, काम ही नहीं कर पाती, खर्च नहीं कर पाती, या जो आंकड़े पेश करती है उसमें झूठ होता है, या फर्जी खर्चा दिखाते हैं, या हो सकता है कि न जाने किन स्रोतों में ये खर्चा अनअकाउंटेड हो रहा है। ये डिटेल्स मुझे पता नहीं है, मैं केवल अटकलें ही लगा सकता हूँ। लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बजट सरप्लस में रहा है लगातार। उसके विपरीत जो दो सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र और उससे भी ज्यादा आपका चिकित्सा का क्षेत्र, जहाँ जी, पे आपको धन डालना चाहिए, तो जहां तक शिक्षा की बात है वहां पे एजुकेशन का बजट जो है, जो एक्सपेंडिचर है वो 14.8% पहले होता था शेयर उसका, वो घट के 12.5% आ गया। इसका ओके, मतलब एजुकेशन पे खर्चा जो है कम हो गया। जी हेल्थ में जहां इतनी बड़ी महामारी से आप जूझ रहे हो, जी, वहां पे मात्र 5.3% से 5.9% की ही इंक्रीज हुई। इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा धन उन्होंने हेल्थ के क्षेत्र में भी नहीं लगा खर्च है नहीं किया। तो महामारी के आखिर ये, बावजूद। जी, महामारी के बावजूद, तो इससे ये साबित ये होता है कि या तो सारा पैसा वो जो लोक लुभावन वाली स्कीम्स हैं, वो डीबीटी जो कहते रहते हैं कि खाते में इतने पैसे पहुंच गए, ये पैसे पहुंच गए, वो एक शगुफा वेलफेयर स्कीम चलती हैं, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपके हाईवे के चल रहे हैं उनकी तस्वीरें सुंदर और सुगम लगती हैं। और दूसरी तरफ आप इतना बड़ा कर्ज में डुबो रहे हो प्रदेश को, लेकिन वो पैसा आपके विकास कार्यक्रमों में, जनता की भलाई में, जनता के विकास के कार्यों में नहीं जा रहा है। तो ये तो अकर्मण्य सरकार, निकम्मी सरकार का ही द्योतक माना जाएगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको जीडीपी के मामले में और कर्ज के मामले में, महंगाई के मामले में, ये चार प्रमुख मामलों में मैंने आपको उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो एक बदतरीन हालत है वो जी, आपको बताई। तो स्थिति जो वास्तविकता है वो ये है। अब जनता के बीच में क्या चीज प्रवाहित हो रही है और वो किस चीज पे विश्वास करेगी या नहीं करेगी, ये पॉलिटिक्स ही बता सकती है, आप ज्यादा बता सकते हैं। तो दर्शकों, ये देखिए, हम लोगों ने एक दूसरे विषय को, जो जरूरी था लेकिन चुनाव के शोर में, जिसमें ज्यादातर धार्मिक मामले हमारे यहाँ बहस में आते हैं, कुछ मुद्दे भी आते हैं लेकिन वो गौण हो जाते हैं। ज्यादातर तो हमारे यहाँ ऐसी ही राजनीति होती जो विभाजनकारी सवालों को सामने लाए और ये सारे सवाल कारपेट के नीचे चले जाएं। इसलिए हमने प्रयास किया कि इन चीजों को भी सामने लाया जाए। उसमें कितने हम सफल हुए, असफल हुए, ये आप आकलन करेंगे। लेकिन राजू शर्मा जी ने बहुत मेहनत करके और बहुत अध्ययन करके आपके लिए संक्षेप में जो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसका, एक तरह से कहिए कि जो उसकी असलियत है उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो हम लोग फिर इसी तरह के नए कार्यक्रम और नए कार्यक्रमों में इसी तरह के मुद्दे लेके हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। राजू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद
और बड़े कम समय धन्यवाद। में आपने तैयार करके हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे बात होगी। जी धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।